हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। इसमें हम इसके सारे एक्ट्स को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको इस यूनिट के सारे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप आरएस एकेडमी एके ट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको इसके सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट यूनिट करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें हम बात करेंगे एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में जो कि बने हैं हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ? इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया है, अपने मतलब रूल्स और रेगुलेशन मेंशन किए हैं टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। सबसे पहले किसी बाकी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जिक्र, ये रूल्स रेगुलेशन किसी और देश ने ये इनिशिएटिव कभी नहीं लिया था। तो हमारा इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स रेगुलेशन और कुछ लॉ, कुछ एक्ट्स बनाए हैं। जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है वो एड्रेस करता है सबसे पहले वाटर, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को और वेस्ट मैनेजमेंट को। ये 4 कैटेगरीज हैं जो जिसके बारे में हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में बात की गई हैं। ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव है वो इन सबको मैनेज करना है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहला एक्ट जो हमारा आता है हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट पहले जो हमारे अदर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पहले वो सारे एक्ट हमारे उसमें रूल्स में आए। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको कंबाइंड करके एक एक्ट बनाया, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें हमें बाकी सारे एक्ट जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब भी मेंशन करने होंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एड्रेस करता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ये एक्ट 1986 में पास हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, ये जो एक्ट है ये पावर देता है गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की। जो इसका मेन गोल है वो है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उन सबका सस्टेनेबल यूज, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। उसके बाद हम बात करेंगे पावर। किसके हाथ में इस एक्ट की पावर है? दैट इज बोथ गवर्नमेंट के हाथ में इस एक्ट को रेगुलेट करने की पावर है। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस एक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जितने भी हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस हैं जो हमने पढ़े थे, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल कॉजेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट हमारा है। उसके बाद है पेनल्टीज फॉर वायलेंस। इस एक्ट में पेनल्टीज हैं, मतलब जो लोग एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाते हैं, उनको किस तरीके से पनिश किया जाना चाहिए, ये सब भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है। पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। रूल्स ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस एक्ट में मेंशन है कि जो सेंट्रल बोर्ड है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, जो बोर्ड बने हुए हैं वो उनके क्या क्या रूल्स होंगे, वो किस फॉर्मेट पे वर्क करेंगे।
पावर टू टेक एक्शन, दोनों गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि जितने जो भी वायलेंस है, जो भी मतलब जो लोग इसको मतलब डैमेज कर रहे हैं या जो भी इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो उनके खिलाफ एक्शन ले पाए। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में कि इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं और वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा इसमें पहला सेक्शन है, सेक्शन 3, वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मतलब वो मेजर कर सकते हैं, रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। तो जितनी भी इस एक्ट में मतलब जो भी हमें स्टेप लेना है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पावर किसके पास है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 3 में मेंशन है। उसके बाद सेक्शन 5 में हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक इमरजेंसी एक्शन। कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है तो सेक्शन 5 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इमरजेंसी एक्शन लेना अलाउ है। सेक्शन 6 सेट द रूल्स। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके अंदर रूल्स बना सकती है, मतलब उनके बनाए हुए रूल्स ही आगे फॉलो होंगे। सेक्शन 15 इट लीड्स द पेनल्टीज फॉर एनी वायलेटिंग। जो भी पेनल्टीज जो डिसाइड होंगी कि कितना जुर्माना लगना है या सजा होनी है, वो भी वो किसके अंडर लिखा मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 15 के अंदर मेंशन है। इसमें हमारा पहला एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट 1972 में पास हुआ था। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया था या पास किया गया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की हम इसमें बात करेंगे। फीचर्स क्या हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के? जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जो इसका प्राइमरी गोल है वो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना मतलब पूरा जो हमारा वाइल्ड एरिया है उसमें एनिमल्स हैं, प्लांट स्पीशीज हैं और उसका जो लैंड सरफेस है, जो उसका लैंड है, उन सबके प्रोटेक्शन की बात इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में की गई है। कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, अब इसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं? सेक्शन 1 में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इट इंक्लूड्स इंडेंजर्ड स्पीशीज। सेक्शन 1 में उन स्पीशीज को रखा गया है। सेक्शन 1 जो है हमारा वो डिस्क्राइब करता है कि जितनी भी हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज जो आने वाले टाइम में जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और आने वाले टाइम में शायद अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी जितनी भी स्पीशीज हैं, ठीक है, उन सबके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना है जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है। शेड्यूल 2 में मेंशन है कि हम स्पीशीज को मतलब प्रोटेक्ट हमें करना है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी मतलब अगर हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी स्पीशीज की जो कि हमारे लिए अब थोड़ी डेंजरस होती जा रही हैं, मतलब या फिर वो बीमार हो गई हैं या फिर कोई अदर सिचुएशन, तो किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्शन जरूरी है लेकिन उनकी हंटिंग अलाउ है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उनका शिकार अलाउ है। सेक्शन शेड्यूल 2 में शेड्यूल 3 एंड 4 ये भी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, लेकिन इसका जो लेवल है वो शेड्यूल 1 से कम है। मतलब जितनी भी हमारी जो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अभी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास अभी बहुत ज्यादा मतलब हाईली अवेलेबल जो स्पीशीज हैं उनका प्रोटेक्शन आता है हमारा शेड्यूल 3 और 4 के अंडर। शेड्यूल 5 में हम बात करेंगे उनकी जो कि हमारे पास जो प्लांट स्पीशीज या जो एनिमल स्पीशीज हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, जिनके प्रोटेक्शन की एज सच कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम उनको मतलब रेगुलेट कर सकते हैं हम इस रूल को कि भाई उनका प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन एज सच अभी उनको प्रोटेक्शन की नीड नहीं है। लाइक मंकी, अभी उनके प्रोटेक्शन की ऐसी कोई नीड नहीं है। शेड्यूल 6 शेड्यूल 6 में हमने बात की वाइल्ड प्लांट्स की, मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे प्लांट हैं जो कि अब धीरे धीरे देखने को नहीं मिलते, उन प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व करने की बात शेड्यूल 6 में हमने की। नेक्स्ट है हमारा
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके अंडर क्या आता है, जितने भी हमारा जो हमारा हम जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और जो हमारे ट्री स्पीशीज हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करेंगे। तो जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो सब आते हैं, जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इस एक्ट में आता है कि किसी भी तरीके के शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, अनटिल अनलेस कि वो गवर्नमेंट से अलाउ ना हो। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ स्पीशीज, कभी कभी ऐसा होता है कुछ जानवर उस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनकी हंटिंग नेसेसरी होती है, तो उसकी परमिशन भी किसको है, सिर्फ वहां के जो वर्कर्स हैं, जो उस पूरे टीम है, उन्हीं लोगों को अलाउ है। उसके अलावा शिकार पूर्ण रूप से क्या है, प्रतिबंधित है, शिकार करना पूरी तरीके से बैन है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन है और जो उसके वार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, ये भी इस एक्ट में मेंशन है। पेनल्टीज क्या क्या होनी चाहिए, जो भी मतलब जो लोग रूल्स तोड़ते हैं, जो भी वायलेंस क्रिएट करते हैं, उनको क्या पेनल्टीज लगानी है, वो भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है। कैप्चर एंड केयर, मतलब किन वाइल्ड एनिमल्स को, किन वाइल्ड प्लांट्स को हमें प्रिजर्व कर, मतलब रिजर्व करना है, उनकी कैसे किस तरीके से केयर करनी है, ये सब कुछ भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, इस जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 9, जिसमें कि हंटिंग को बैन किया गया है। सेक्शन 9 के अंदर जो मेंशन है वो है हंटिंग को बैन किया गया है। सेक्शन 18 अलाउड टू क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेक्शन 18 के अंदर आता है कि आप किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करके आप उसको एक प्रिजर्व जोन बना सकते हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बना सकते हैं। सेक्शन 39 के अंदर डिफाइन किया गया है कि चीफ वार्डन, जो भी हमारे उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो वार्डन हैं, उनके क्या रोल हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनको क्या उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, वो सब मेंशन की गई है सेक्शन 39 में। सेक्शन 15 लिस्ट पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या क्या हैं ये मेंशन की गई हैं सेक्शन 51 में। तो इससे पहले हमने बात की कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है, कि किस लिए ये एक्ट बना है, ये सब हमने बात की। और ये क्या है, ये वो सेक्शन है जिसके अंडर ये सारे रूल बने हुए हैं। जैसे कि सेक्शन 9 हंटिंग के लिए, सेक्शन 18 क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, सेक्शन 39 रोल ऑफ चीफ वार्डन, सेक्शन 15 लिस्ट ऑफ पेनल्टीज फॉर वायलेंस। Now we are discussing about the Forest Conservation Act, Water and Air Prevention and Control of Pollution Act, जो कि हमारा पार्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। ये एक्ट 1980 में पास हुआ था। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन, फॉरेस्ट लैंड के कंजर्वेशन के लिए, जितने भी हमारे ट्रीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए, पूरे फॉरेस्ट के एनिमल स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए ये एक्ट 1980 में लॉन्च किया गया था। इस एक्ट के फीचर्स क्या है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंजर्व फॉरेस्ट। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है conservation of forest land and prevent the destruction of forest by controlling the diversion of forest। बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमें फॉरेस्ट के लैंड सरफेस को प्रिजर्व करना है, उस फॉरेस्ट एरिया को प्रिजर्व करना है, उसके प्लांट स्पीशीज को, उसके ट्री स्पीशीज को और उसकी एनिमल स्पीशीज को हमें कंजर्व करना है। उसके बाद है परमिशन रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट लैंड यूज। इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो भी हमारा लैंड सरफेस है, जहां पे जो भी हमारा फॉरेस्ट का जो लैंड सरफेस है, उसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको
तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत होगी। विदाउट एनी परमिशन कोई भी पर्सन उस लैंड सरफेस को यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन तो अलाउ है ही नहीं, पेड़ों को काटना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं वहां पेड़ लगाना चाहता हूं तो वो भी काम आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। अगर गवर्नमेंट की परमिशन के बाद किसी यूजफुल पर्पज से किसी भी प्रोडक्शन के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आपको एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन सेशन करना होगा। आपने जितने पेड़ काटे हैं आपको उतने ही पेड़, उससे ज्यादा पेड़ आपको एज अ कंपनसेटरी लगाने होंगे। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम अनअथॉरिटाइज यूज, मतलब अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप उस फॉरेस्ट का यूज किसी भी पर्पज से, अगर वहां की मेडिसिनल प्लांट तोड़ने के लिए, उसकी लकड़ियों को तोड़ने के लिए, किसी भी अदर पर्पज से आप वो काम वहां पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर होती है कि वो किसी भी तरीके का एक्शन ले सकता है, कोई रूल्स बना सकते हैं, कोई भी रूल पास कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि इसमें भी बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल की, कि फॉरेस्ट एक्ट 1980 ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एक्ट था जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन अलाउ नहीं था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने निकाला 2022 में गवर्नमेंट ने पास किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2020। अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहले आप किसी भी गवर्नमेंट जगह के पेड़ों को नहीं काट सकते थे, लेकिन आफ्टर दिस रूल, जब ये रूल पास हुआ उसके बाद अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी कोई ऐसा फ्रूटफुल पेड़ है जो कि बहुत पुराना है और स्टिल फ्रूटफुल है, या फिर आपके पास कोई बाग है जो कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में है, आप उसको भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कट नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट को बताना होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इस बारे में जानकारी देनी होगी, उनकी परमिशन के बाद ही और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के बाद ही आप पेड़ों को काट सकते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में ही क्यों ना हो। उसके बाद आता है, इस एक्ट में आती है पेनल्टीज फॉर वायलेंस। जो भी लोग बिना परमिशन के पेड़ों को काटते हैं या फिर किसी भी तरीके का जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो भी सब इस एक्ट में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन कि कौन से सेक्शन में किस तरीके के रूल्स बताए गए हैं। सेक्शन 2 बेसिकली है नॉन फॉरेस्ट लैंड कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन फॉरेस्ट्री। किसी भी जंगल का कोई भी पोर्शन, कोई भी लैंड सरफेस किसी भी अदर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये बात मेंशन है सेक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में बात की गई है कि पावर किसके पास है रूल बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। सेक्शन 3 में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 4 में बात की गई है परमिशन फॉर डाइवर्जन। अगर जरूरत है तो हम सिर्फ डाइवर्जन फॉरेस्ट में अलाउ है, उसके अलावा अदर कोई परमिशन नहीं है। सेक्शन 7 में बात की गई है डिफाइन पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग। जो भी लोग रूल्स ब्रेक करते हैं उनको क्या सजा देनी है, ये बात एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में मेंशन है। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1972। ये एक्ट आया था वाटर जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया था 1972 में। ये हेल्प करता है टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर के सस्टेनेबल यूज के लिए। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। सबसे पहले बात करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी से ये एक्ट है, इसने एक बोर्ड का एक बोर्ड क्रिएट किया है, मतलब एक पैनल बनाया है जो कि देखता है कि जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो ये बोर्ड कंट्रोल करता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं, मतलब जितने भी पॉल्यूशन है उन सबसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो ये पैनल, ये बोर्ड देखता है। इंडस्ट्रीज नीड परमिशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट। इंडस्ट्रीज को परमिशन लेनी है जब भी वो अपना इफ्लुएंट किसी भी वाटर बॉडीज में डालेंगे, उससे पहले उनको एक परमिशन गवर्नमेंट से लेनी है। पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग, पेनल्टीज डिसाइडेड है, अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना देना होगा या फिर सजा उसको होगी, ये पेनल्टीज भी डिफाइन है। प्रोहिबिशन ऑफ पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी वाटर एक्ट, जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो पूरी तरीके से बैन है। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम पैनल कंट्रोल बोर्ड के जो पैनल है वो टाइम टू टाइम चीजों को मॉनिटर करेगा और उसका इंस्पेक्शन करेगा कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड तो नहीं हो रही है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जितने भी हमारी स्कीम्स हैं, बचाओ गंगा या यमुना को साफ करना, जितनी भी हमारी बड़ी नदियां, जो हमारी होली रिवर्स हैं, उनको साफ करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो भी इसी एक्ट के अंदर आते हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है एस्टेब्लिश ऑफ सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का जो गठन है वो सेक्शन 3 के अंडर किया गया है। सेक्शन 5 में ग्रांट पावर टू सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, ठीक है, उनको पावर दी गई है। सेक्शन 7 में प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर इंडस्ट्रीज और एंटिटीज, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि पॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या सजा देनी है, जो पेनल्टीज है वो सेक्शन 7 में डिफाइन है। सेक्शन 12 एक्शन दैट प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, वो एक्शन आप ले सकते हैं जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होने की वजह से जो पब्लिक के हेल्थ कंसर्न है, आप उससे रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है आउटलाइन पनिशमेंट्स के बारे में बात की गई है। अब है नेक्स्ट है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये जो एक्ट है वो 1981 में आया था और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि जो हमारी एयर की क्वालिटी, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से पॉल्यूशन, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो हमारी एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जो उसकी गैसेस का जो रेशो है वो चेंज हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया था। इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वर्क करते हैं एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करने में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस से प्रोटेक्ट करने में जो चीजें हेल्पफुल होती हैं वो सब इस एक्ट के अंदर मेंशन है। इसकी जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिली हुई है। सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड के पास भी पावर है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी पावर है टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस एक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, एक सेंट्रल लेवल का है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और एक है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी। दोनों अपने अपने लेवल पे रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, मतलब दोनों के पास ही पावर है कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये उस ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं कि जितनी भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ऐसे डेवलपमेंट है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद है कॉन्सेंट एंड परमिशन फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, जब भी वो अपनी गैसेस का एमिशन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में करेंगे उससे पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सारी गैसेस फिल्टर होके ही एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाएं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स।
व्हीकल्स से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए भी जो रूल्स बनाने हैं वो भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है। जैसे कि दिल्ली में एक रूल फॉलो किया गया था और बहुत सारी सिटीज में भी इवन एंड ऑड की एक दिन सारी इवन नंबर की गाड़ियां रन करेंगी, एक दिन सारी ऑड नंबर की गाड़ियां रन करेंगी। उसका भी जो मेन पर्पस था वो वहां की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना था, एयर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना था। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने रूल निकाला हुआ है कि कंट्रोल ऑफ एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स है जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। जैसे कि पहले भी एक दिल्ली में एक रूल निकाला था कि एक दिन सारी इवन नंबर की गाड़ियां रन करेंगी, एक दिन सारी ऑड नंबर की गाड़ियां रन करेंगी। कुछ जो हमारे देश हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने रूल निकाला हुआ है कि मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, कि आपको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। मॉनिटर ऑफ मॉनिटर ऑफ एयर क्वालिटी, एयर की जो क्वालिटी है टाइम टू टाइम ये चेक होता रहे कि जो एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जाए, उसको चेक किया जाए कि वो किस तरीके की है। अगर वो उसमें पॉल्यूशन है तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे चीजें लॉन्च की जाए जिससे कि वो कंट्रोल हो। उसके बाद है पेनल्टीज एंड पनिशमेंट भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है कि जो लोग रूल ब्रेक करते हैं उनको उनके खिलाफ क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। रिसर्च एंड एजुकेशन, एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या रिसर्च होनी चाहिए, लोगों को कैसे उसके बारे में बताया जाना चाहिए, ये भी इस एक्ट में मेंशन है। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये कैंपेन्स होती हैं जिसमें कि हम पूरे एक ग्रैंड लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे पूरी एयर, हर देश की एयर की क्वालिटी को मेंशन करते हैं। उसके बाद है हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस एक्ट के, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंडर एस्टेब्लिश सीपीसीबी, सेंट्रल पावर कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद सेक्शन 4 के अंदर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट द एक्ट एट द स्टेट लेवल। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर क्या है, जो पावर, जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है उनको हम स्टेट लेवल पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही अपनी गैसेस को एमिट आउट कर सकती हैं एटमॉस्फेयर में। सेक्शन 6 के अंदर हमने बात की है कि जितने भी हमारे, जो कोई भी हमारा किसी भी चीज का प्रोडक्शन है तो वो कहीं पॉल्यूटेंट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उस चीज पे वर्क करती हैं। सेक्शन 7 के अंदर हमने बात की है सैंपल्स ऑफ एयर एंड एमिशंस चेक पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या क्या करना है, हमें एयर का सैंपल लेना है और उसको चेक करना है, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सेक्शन 8 के अंदर अगर हम बात करें तो यूज ऑफ सर्टेन फ्यूल प्रैक्टिसेस दैट रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस पे, ठीक है, उन सर्टेन उन फ्यूल्स पे, उन सब्सटेंसेस पे बैन है जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सेक्शन 8 के अंदर मेंशन है पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग। हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक इनिशिएटिव्स बाय एनजीओ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम इस यूनिट में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ इस यूनिट का नाम है। तो अभी तक हमने बात की कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से एक्ट हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। अब हम बात करेंगे एनजीओज की, कि वो कौन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कौन से एनजीओज हैं। एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये ऐसी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो कि वर्क करती हैं, सोशल वर्क करती हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की ये कोई मदद नहीं लेते हैं, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो या तो ये सेल्फ, उसके जो पूरा फाइनेंस मेंटेन करते हैं वो या तो सेल्फ होता है, या फिर कोई बड़े लोग होते हैं जो मतलब कुछ बिजनेसमैन होते हैं, या फिर कोई भी कोई है जो इनको डोनेट करना चाहता है, उस डोनेशन पे ये अपने सारे वर्क को करते हैं।
तो अब हम बात करेंगे कि एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रूल्स हैं जो हमारे एनजीओ, कौन कौन से वर्क हैं जो हमारे एनजीओ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। ये उन सारे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं कि लाइक अगर कहीं पे रिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के टाइम पे रिफॉरेस्टेशन बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर मतलब डिफॉरेस्टेशन तो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है, ठीक है। तो एनजीओ क्या करते हैं, ये रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये इस चीज को प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग कैंपेन्स, ये लोगों को बताते हैं कि वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसे कि हमने 4R के बारे में पिछली यूनिट में बात की थी, रिफ्यूज, रिड्यूस। तो इन सब चीजों की नॉलेज कि किस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में लोगों को बताते हैं, कैंपेन्स लगाते हैं, लोगों को उसके बारे में एजुकेट करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एडवोकेसी, ये लोगों को बताते हैं, या मतलब ये उस फील्ड में वर्क करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ही किया जाए। लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल करना है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का करना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन का भी ये काम करते हैं। कुछ एनजीओज होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये पशु मतलब एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, उनको एक सेफ जगह पे रखते हैं, ठीक है, उनके खाने पीने का हर तरीके का उनकी केयर करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमारे लिए सेफ है, ठीक है, कैसे हमें अपनी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। जितने भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, जो हमारे इश्यूज हैं, करंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, लोगों को उनके बारे में अवेयर करते हैं कि कैसे आपकी एक्टिविटीज के थ्रू ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हो रहे हैं और कैसे आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, ये लोगों को अवेयर करते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, नए नए सॉल्यूशन, कभी किसी नुक्कड़ नाटक के थ्रू, किसी रैली के थ्रू, पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर अदर किसी एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरमेंट एजुकेशन को प्रमोट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनवायरमेंट के बारे में पता हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। कहीं पे अगर कोई वाटर सोर्स गंदा है तो ये उसको क्लीन करने के, या फिर कोई भी जो हमारे आसपास की जैसे कि कोई भी रिवर वगैरह होती हैं उनको उनको साफ करने के, उनको क्लीन करने के प्रोजेक्ट्स पे ये वर्क करती हैं। उसके बाद है पॉलिसी एडवोकेसी एंड लॉबिंग, मतलब नई नई पॉलिसीज, जिससे कि मतलब ये इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो कि अवेयर करती हैं लोगों को टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। इको फ्रेंडली इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, ऐसे इनोवेशंस के बारे में बात करते हैं, ऐसे इनोवेशंस को प्रमोट करते हैं, ये स्पॉन्सर करते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप, ठीक है, ये लोगों को ये बताते हैं कि भाई अगर आप मतलब ये उस तरीके का कोलैबोरेशन या फिर वो उस तरह की पार्टनरशिप क्रिएट कराते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के बीच में और किसी भी नॉर्मल पर्सन के बीच में कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हम इससे ये एक यूजफुल प्रोडक्ट देंगे, आप अपना हमें वेस्ट दे दो, इसके बदले हम आपको पे करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से एक सस्टेनेबल तरीके से यूज कर पाएंगे। इस तरीके के कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स पे ये वर्क करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, जो भी कम्युनिटीज हैं जो एनवायरमेंट के ऊपर काम करना चाहती हैं उनके साथ प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। एनवायरमेंटल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं
कि भाई तुम्हारा क्या इनिशिएटिव है, किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन का क्या रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ एनजीओ हैं जो स्पेशली वर्क करते हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि अर्थ वॉच इंस्टीट्यूट, पहला नाम है अर्थ वॉच इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, नेचर कंजर्वेंसी, अर्थ डे डॉट ऑर्गेनाइजेशन, इको स्कूल बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रांट्स फंड। ये कुछ एनजीओ हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे वर्क करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ का 5th यूनिट का ये टॉपिक है वुमेन एजुकेशन। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन वुमेन एजुकेशन पे हर बार पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन इज बेसिकली अ अपॉर्चुनिटी टू एवरी फीमेल टू गेट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वुमेन एजुकेशन क्या है कि औरत को भी पढ़ाई का बराबर का हक है, मतलब जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए भी इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी उनके लिए भी इक्वल है कि वो पढ़ सकती हैं, वो अब किसी भी फील्ड में आगे काम कर सकती हैं। दैट इज वुमेन एजुकेशन। जब किसी भी फीमेल को ये राइट है कि भाई वो पढ़ सकती हैं, वो स्किल्स डेवलप कर सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, दैट इज वुमेन एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। वुमेन एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है। बहुत पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे लड़कियों को या फिर फीमेल्स को बिल्कुल ही अलग था, एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। उनको एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। उसके बाद जब हम मिडिल एज की बात करें, अगर हम मिडिल एज की बात करें तो उस टाइम पे भी जो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स थी, कि अगर हम देखें कि एक हायर लेवल जो मतलब जो अच्छी फैमिली से बिलोंग थी, वो शायद अपने घर में मतलब अपनी अपनी फीमेल्स के लिए थोड़ा बहुत एजुकेशन का इंतजाम कर देते थे, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, ठीक है, जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको भी फॉर्मल एजुकेशन से दूर रखा गया। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी में कुछ लोग मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन लड़कियों को दी जाने लगी कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाया जा सकता है, उनको एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराने लगे। लेकिन अर्ली 20s में फीमेल्स ने स्टेप उठाया, कुछ वेस्टर्न कल्चर्स में, कुछ बाहर के देशों में लोग लड़कियों को पढ़ने का हक मिला, लड़कियों ने आवाज उठाई, तो उनको एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी। और आज के टाइम पे मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से किसी भी फीमेल को फुल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि मेन के लिए हैं वही फीमेल के लिए। एक हाईली डेवलप्ड एनवायरनमेंट है फीमेल्स की एजुकेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करें, क्यों बढ़ाएं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर मेल फीमेल दो जेंडर हैं जो हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए हैं, तो दोनों अगर मतलब दोनों अगर अर्निंग पर्सन होंगे तो वो एक डेवलप्ड कंट्री में एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हेल्थ एंड वेल बींग, एक मतलब एक बेसिक नॉलेज के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए औरतों का पढ़ना जरूरी है। हमने देखा है कि पहले के टाइम पे जब लोगों को पता नहीं होते थे कि मतलब औरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, जो भी सिनेरियो था, तो लोगों को मतलब किसी भी फीमेल को ये पता ही नहीं था कि उनके वेल बींग के लिए कितने सारे एक्ट हैं, ठीक है, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। अगर उनको पता नहीं होगा, अगर हम उनको बताएंगे नहीं, हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो क्राइम होते रहेंगे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं तो उनको पता है कि अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उनको पता है कि ये सारे एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने या सारे रूल हमारी गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, हम कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बात उनको पता होगी। जेंडर इक्वालिटी मतलब दोनों लोगों को समान, मतलब बोथ जेंडर्स आर इक्वल टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी, दोनों के लिए बराबर है। जो कोई भी जॉब है, कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे दोनों को इक्वल वेटेज दी जाएगी। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट,
क्योंकि हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, अपनी फैमिली शुरू होती है। अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो आगे जाके जब मदर बनेगी तो वो अपने बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन दे पाएगी। हमारे जो कल्चर है वो क्या है, जो हमारी जितनी भी हमारी फीमेल्स होंगी अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट दे पाएंगी। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं जो प्रमोट करती हैं वुमेन एजुकेशन को, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम सबसे ज्यादा जो है मतलब सबसे नोन स्कीम्स में से एक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ये भी एक स्कीम है जो कि फीमेल्स के को ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनी है। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, महिला समाख्या प्रोग्राम, स्कॉलरशिप फॉर वुमेन्स। गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स लड़कियों के लिए, जैसे कि प्रगति स्कॉलरशिप होती है, ऐसी अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड की हैं फीमेल्स को पढ़ाने के लिए। क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पे अगर आप बेटे को पढ़ा रहे हो तो आप इस सोच के साथ पढ़ा रहे हो कि अगर ये बेटा पढ़ेगा तो इसकी जो अर्निंग है वो आपके पास आएगी, जबकि बेटी के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आप उसकी शादी कर देंगे। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीजों का विरोध करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने, जो लोग बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते तो गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की हैं कि भाई आप पैसा खर्च मत करो, हम गवर्नमेंट इनको पढ़ाने के लिए पैसा दे रही हैं। उसके बाद हमारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि मतलब स्पेशली बने हैं वुमेन एजुकेशन के लिए, जहां पे वुमेन्स की सीट रिजर्व हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, मिरिंडा हाउस, सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन, बार्नार्ड कॉलेज, बनस्थल विद्यापीठ राजस्थान। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे जो स्पेशली वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंट एजुकेशन नीड एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो व्हाट इज एनवायरमेंट एजुकेशन? एनवायरमेंट एजुकेशन इज बेसिकली लोगों को ये बताना कि एनवायरमेंट क्या है, ठीक है, और उसको सेव करना क्यों जरूरी है, हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। लोगों को एनवायरमेंट के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो ऐसी हैं कि जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म करी हैं। तो एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो किस लिए वर्क करती है, एनवायरमेंट एजुकेशन क्यों जरूरी है? जब तक लोग किसी चीज को की इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं, किसी चीज को जानेंगे नहीं, तो वो उसको सेव नहीं करेंगे। तो एनवायरमेंट एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, प्रमोट अवेयरनेस, लोगों को एनवायरमेंट के बारे में अवेयर करना है कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना यूजफुल है, स्पेशली हेल्दी एनवायरमेंट हमारे लिए कितना यूजफुल है, हमें उसको कैसे सेव करना है। एम्पावर सिटीजन्स, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रोल है, तुम कितना ज्यादा रोल प्ले करते हो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जब हम बात करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, अगर आप उनको ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो आगे वाली जनरेशन को मिलेंगे नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लॉन्च करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी है, लोगों को एनवायरमेंट के बारे में बताना जरूरी है। फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, ठीक है, उनके बारे में हमारा क्या दायित्व है, ठीक है, हम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखने के लिए भी एनवायरमेंट एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्दी एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत क्यों है। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, लोगों को ये बताने के लिए कि उनकी एक्टिविटीज की वजह से, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट को कितना हार्म हो रहा है, ये बताने के लिए पब्लिक अवेयरनेस
जरूरी है। बिहेवियर चेंज के लिए अगर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी डेली लाइफ प्रैक्टिस है, खाया तो कहीं पे भी कूड़ा डाल दिया, ठीक है, और पॉल्यूशन की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई सॉइल पॉल्यूशन कर दिया, वाटर पॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, ये जो हमारा रेगुलर बिहेवियर है, जो हमारा डेली बेसिस पे जो हमारा ये बिहेवियर है, इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट के लिए हेल्दी हो, ठीक है, उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है, पब्लिक को ये बताने की जरूरत है। पॉलिसी सपोर्ट के लिए, जितनी भी पॉलिसी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरत है, लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज, लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग पावर देने के लिए भी एनवायरमेंट एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। स्कोप क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं एनवायरमेंट एजुकेशन के। एक फॉर्मल एजुकेशन दी जा सकती है जो हर इंसान के लिए जरूरी है। नॉन फॉर्मल एजुकेशंस में हम कोई वर्कशॉप करा सकते हैं, सेमिनार्स करा सकते हैं, ठीक है, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली जो हम नॉर्मल किसी भी जो भी हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने एक चैप्टर या फिर एक सेशन या फिर एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट एनवायरमेंट के बारे में डाल दिया, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जब हम किसी वर्कशॉप के थ्रू, किसी सर्वे के थ्रू, किसी सेमिनार के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट द एनवायरमेंट। मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मीडिया और टेक्नोलॉजी को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके हम एनवायरमेंट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप, ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बना के, लाइक एनजीओ टाइप ग्रुप बना के लोगों को बता सकते हैं। और वर्क प्लेस एजुकेशन, बेसिकली अपने इंकरेज द बिजनेस अडॉप्ट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरएस अकेडमी AKTU। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे नोट्स आप आरएस अकेडमी AKTU से डाउनलोड कर सकते हैं।